पूरा खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा। आज विपक्षी कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार को विधानसभा के अंदर और बाहर घेरा। विपक्ष इस मामले में जांच और दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है, तो सरकार का कहना है कि जब मामला कोर्ट में है तो विपक्ष को हंगामे की जरूरत नहीं है। पहले बाहर फिर अंदर। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने एमपी सरकार को खूब घेरा। पहले विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को लेकर नारेबाजी की और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में एंट्री ही एप्रिन पहनकर की। विपक्ष का आरोप है कि नरसिंह घोटाले में 300 करोड़ की वसूली हुई। अब इस तरह का घोटाला ना हो, इसलिए मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई। सरकार की इस समय की नाकामियां, जनमानस में रोष, चाहे नरसिंह घोटाला हो और चाहे नीट का मामला हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं। मूलभूत सुविधाओं से तो लोग वंचित हैं ही, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं और सरकार की उदासीनता और ये कह लें निष्ठुरता के खिलाफ कांग्रेस लामबंद होकर सदन में ये सारे मामले उठाएगी। हम जिस प्रकार से कर्जे लिए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, और जो जानकारी मिली कि हजारों करोड़ों का कर्जा वापस से लिया जा रहा, तो कर्जे किसके लिए लिए जा रहे हैं? क्या उससे विकास हो रहा, आर्थिक विकास हो रहा है? क्या युवाओं को नौकरी मिल रही? क्या यहाँ पे नए उद्योग आ रहे हैं? कि सिर्फ आप कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारी अधिकारी और मंत्रियों के पेट भरने के? इस पे भी कांग्रेस पार्टी एक पूरा दस्तावेज लाएगी, श्वेत पत्र लाएगी, उस पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कौन सा घोटाला नहीं हुआ, प्रश्न ये नहीं है कि घोटाला हुआ। ये विधानसभा की जो शुरुआत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वायदे किए थे, जो घोटाले हुए हैं, इन सब का पर्दाफाश होना है। कांग्रेस की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। तो सरकार का पक्ष है कि जब पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर इसको सदन में उठाने की जरूरत नहीं है। बजट सर्वस्पर्शी होगा, बजट जनता का होगा, जनता के लिए होगा, और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए, प्रदेश के लिए कुशल होगा, ठीक होगा। अपना कर्तव्य करेगा, सत्ता पक्ष अपना करेगा, जन सेवा करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। बिजली के मैटर में कोई संकट नहीं है, बिजली मध्य प्रदेश में सरप्लस है। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है और सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास ना कोई बोलने वाला है, ना कोई बात पटल पर रखने वाला है, बस समय पास करने के लिए और अपना वजन बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की वो चीजें विधानसभा में लाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, शुचिता की राजनीति स्थापित कर रही है। कांग्रेस वालों को अभी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए, जहाँ तक मेरा मत है, इस प्रकरण में अभी सीबीआई जांच हो रही है और मामला जब जांच के अधीन है, तब इस प्रकार की मांग करना मैं मान के चलता हूँ न्यायोचित नहीं। मॉनसून सत्र के आगाज में ही विपक्ष ने सरकार को घेर दिया है, तो सरकार भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। सदन में पहले दिन ही जमकर शोले बरसे, तो ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई हंगामेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश में हुए नरसिंह घोटाले और नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस जंगी प्रदर्शन कर रही है। जबलपुर में भी सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घंटाघर चौराहे पर ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का भी इस्तेमाल किया और वाटर कैनन से पानी की बौछार कार्यकर्ताओं पर छोड़ी, लेकिन कांग्रेस की कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। जबलपुर से कांग्रेस के प्रदर्शन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दुर्गेश।
मध्य प्रदेश में पेपर लीक और नीट के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर रही है और जबलपुर में आप देख सकते हैं कि घंटाघर चौराहे पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और पुलिस उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पानी की बौछार चला रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और सबका यही कहना है कि छात्रों को न्याय दो। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं और अब यहाँ पर पुलिस जो है वहाँ पर उनको उतारने का काम कर रही है, उन्हें खदेड़ने का काम कर रही है, क्योंकि ये तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं ये ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। यहाँ पर ये बड़ा प्रदर्शन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि फिलहाल कांग्रेस रुकने वाली नहीं है, फिलहाल कांग्रेस थमने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। हर एक बड़ा कार्यकर्ता है स्थानीय स्तर पर जुटा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं किस मांगों को लेकर कर रहे हैं आज। ये नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है। नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश में अनियमितता के विरोध में आज हम लोग कलेक्ट्रेट जा रहे थे ज्ञापन देने और बीच में पुलिस ने रोक लिया है। हम लोगों का था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देंगे और उन्हें मांग रखेंगे। महामहिम के नाम पर ज्ञापन दिया कलेक्टर के द्वारा, लेकिन यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जरूरी इस बात का है कि कलेक्ट्रेट में धारा 144 लगी हुई है और इस बड़े शहर में हर जिला लेवल पर जो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने में जुटी हुई है और अपनी जो बात है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यही कहना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सरकार कोई ठोस कदम उठा नहीं रही है, लिहाजा विपक्ष अपनी पूरी भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। इधर ग्वालियर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर में भी नर्सिंग और नीट घोटाले को लेकर कांग्रेस का आज प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सैकड़ों जो नेता हैं यहां पर प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। कुछ नेता हैं उनसे बात कर लेंगे। आज किस तरह देखिए हमारे देश में जिस तरह से नीट घोटाला हुआ है उसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है। शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस किसान की बद्दुआ भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा मंत्री को लगेगी। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया है और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री चाहे लाखन सिंह यादव हो या फिर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सुनील शर्मा जैसे तमाम बड़े जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। ये जो बार बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, लाखों भविष्य छात्राओं का जो दिन रात की मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप अपना पेट काट के एक रुपए दे के उनकी फीस का इंतजाम करते हैं। आज उन युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, NSCI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, ग्रामीण कांग्रेस सभी इस बात की भर्त्सना करते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें। हमारी मांग ये है, आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ज्ञापन सौंपने हैं कि जो हमारे शिक्षा के लिए हमारे बच्चों के साथ जब आघात किया जा रहा है, इसलिए हम शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आपके कि यहाँ पर ग्वालियर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश और देश में जो नर्सिंग घोटाला हो या फिर नीट घोटाले के साथ साथ तमाम ऐसे घोटाले हों, सरकार देश के साथ साथ युवाओं के साथ भी विश्वासघात कर रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में आज से परिवहन चेक पोस्ट बंद हो गई है और अब मध्य प्रदेश में गुजरात जैसा सिस्टम लागू होगा। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में सेफ्टी एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं और ये चेक पोस्ट पर मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल होगा। फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात रहेगा, तो पुलिस के साथ ही होमगार्ड के जवान भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश में क्या होगा परिवहन चेक पोस्ट का दी एंड। तो मध्य प्रदेश में गुजरात जैसा सिस्टम लागू करने की तैयारी है। गुजरात वाले सिस्टम में क्या है ये भी आप जान लीजिए। गुजरात में 2019 में तो देखिए पहले ये समझ लीजिए कि क्या कुछ बनेगा। मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जांच की जाएगी और इसके साथ ही 70% ट्रक ऑपरेटर्स की समस्या भी इस बदलाव के बाद से खत्म होगी।
मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि मानव रहित तकनीक इस पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल होगी। और आज से ही मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट बंद होने जा रहे हैं। 45 चेक पॉइंट बनाकर जांच अब की जाएगी, यानी कि परिवहन चेक पोस्ट का अब दी एंड होगा। और करप्शन रोकने के लिए बॉडी वार्न कैमरे से लैस रहेंगे कर्मचारी। तो रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे और इसके साथ ही मोबाइल यूनिट भी बनाई जाएंगी। मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जांच होगी। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर गुजरात चेक पोस्ट सिस्टम क्या है, वाहन चेकिंग सिस्टम को जानिए। गुजरात में 2019 में 17 चेक पोस्ट खत्म हुए। राज्य को 4 जोन में बांटकर व्यवस्था को लागू किया गया। ये नई व्यवस्था लागू हुई जिसमें राज्य को 4 जोन में बांटा गया। 58 चेक पॉइंट स्थल अधिसूचित किए गए और इसके साथ ही आपको बता दें कि चेक पॉइंट पर अधिकारी 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में, यानी कि गुजरात के वाहन चेकिंग सिस्टम में एक अधिकारी के साथ गार्ड और ड्राइवर भी रहता है, लेकिन हर 7वें दिन अफसर भी बदल दिए जाते हैं, यानी कि एक अफसर 7 दिन तक ही उसकी तैनाती रहती है। तो 2019 में गुजरात में ये प्रक्रिया शुरू हुई, जो अब मध्य प्रदेश में भी लागू होने जा रही है और आज से ही परिवहन चेक पोस्ट बंद होंगे। और 2 जुलाई को भोपाल नगर निगम का बजट पेश होगा। मेयर इन काउंसिल ने एजेंडा भी पारित किया है जिसमें प्रॉपर्टी, पानी और मनोरंजन टैक्स नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया। इस बारे में प्रस्ताव महापौर परिषद ने निगम अध्यक्ष को भेजा है, जिस पर निगम अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। तो वहीं विपक्ष ने पुराने मुद्दे पर बहस अलग से कराने की मांग की है। राजधानी भोपाल में 6 महीने में डेंगू के 54 मरीज मिले हैं। डेंगू का दायरा शहर के 33 वार्डों तक फैला हुआ है। वार्ड नंबर 85 में डेंगू के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। डेंगू के मामले सबसे ज्यादा प्रभावित 18 से 30 आयु वर्ग के युवा हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग जांच कर रहा है। मलेरिया विभाग लोगों को जागरूक भी कर रहा है। तो 6 महीने का आंकड़ा देख लीजिए, डेंगू के 54 मरीज राजधानी भोपाल से सामने आ चुके हैं और ये दायरा शहर के 33 वार्डों तक फैल चुका है। 33 वार्डों तक डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को भी मिल रहा है। 6 महीने के जो आंकड़े हैं वो है कि राजधानी भोपाल में 54 कुल मरीज 6 महीने में मिल चुके हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ वार्ड 50 यानी कि सिर्फ एक ही वार्ड में डेंगू के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें अगर आयु वर्ग की बात करते हैं तो 18 से 30 साल तक के युवा हैं जिन्हें डेंगू हो रहा है, यानी कि जो डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। और रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग जांच में भी जुटा हुआ है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जब भी डेंगू का देखिए कहर बढ़ता है या फिर डेंगू के मरीज सामने आते हैं तो लोगों को भी यही समझाइश दी जाती है, उनसे भी यही अपील की जाती है कि अपने आसपास, अपने घर के आसपास साफ सफाई बरतें और ताकि डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। लगातार बढ़ रहा है भोपाल में डेंगू का कहर और इसके साथ ही आपको बता दें कि 33 वार्डों तक डेंगू का दायरा बढ़ चुका है। तो देखिए, भोपाल में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुरैना की। मुरैना जिले के क्वारी नदी में दूषित पानी के कारण हजारों मछलियों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और फैक्ट्री संचालक को नोटिस भी जारी किया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुरैना जिले में क्वारी नदी का पानी दूषित होने पर दिमनी के पास हजारों मछलियों की मौत हो गई। मछलियों की मौत की खबर पाकर प्रशासन अलर्ट हो गया और हाईवे पर स्थित गुप्ता सॉल्वेंट फैक्ट्री में पहुंचा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की टीम ने जांच की, जहां ये बात निकलकर सामने आई कि फैक्ट्री का गंदा पानी नालों से होता हुआ क्वारी नदी में छोड़ा जाता है, जिससे मछलियों की मौत हो रही है। जिसके बाद जांच करने पहुंची टीम ने पानी का सैंपल लिया और फैक्ट्री संचालक को नोटिस जारी किया। जानकारी मिली कि कई मछलियां मरी हुई ऊपर तैरती हुई नजर आई थी। मैंने वीडियो देखा था। मैंने जॉइंट कलेक्टर और पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी वगैरह को मौके पर भेजा था। कल वो गए भी थे, संभवतः जांच कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मैं भी जाऊंगा, फैक्ट्री का निरीक्षण करूंगा और देखूंगा इनके गंदे पानी या केमिकल युक्त जो वेस्ट है ये कहाँ जा रहा है
और किसके लिए घातक है, मैं स्वयं मौके पर जाकर देखूंगा। वहीं इस मामले में प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि गुप्ता सॉल्वेंट फैक्ट्री के अंदर काफी गंदगी और गंदा पानी मिला है। इसके सैंपल लिए गए हैं। 5 से 10 दिन बाद जब सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरैना जिले की आधा दर्जन से अधिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी क्वारी नदी और आसन नदी में छोड़ा जाता है, इसलिए इन दोनों नदियों का पानी दूषित हो रहा है। इसके अलावा जलीय जीवों की मौत भी लगातार होती है। ग्रामीणों की माने तो जब से फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है तब से इनके गंदे पानी के चलते पशुओं की मौत हो रही है। ये अतरसुमा ये फैक्ट्री का गंदा पानी भरा है, कैसा पानी है? गंदा सफा। क्या होता है इससे? इससे मच्छी मर रही है, पोए मर रहे हैं, भैंस पोए। तो इसकी शिकायत ही नहीं की? क्या ये बार कर दी हमने तो सवेरे। अच्छा कर दी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई ना होती है। तो यहाँ जो रहने वाले हैं इनको यहाँ परेशानी नहीं है? गंदगी है बहुत ज्यादा, बास आते हैं गाँव तक बास बदबू आती है। और पशु कितने खत्म हो गए? 15-20। और मछलियाँ भी बता रहे नदी में पूरी नष्ट है, खत्म, पूरी नष्ट हो गई। हालांकि यहाँ के लोग जांच अधिकारियों के फैक्ट्री संचालकों के साथ मिली भगत की बात भी कह रहे हैं। इसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी सर्दियों के मौसम में इस तरह से नदी से हजारों की संख्या में मछलियों की मौत हुई थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब देखना होगा कि इस बार प्रशासन इन फैक्ट्रियों पर क्या कार्रवाई करता है। मुरैना से विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। तो बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं जब मछलियों की मौत हुई हो। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और इस बार हजारों मछलियों की एक साथ मौत हुई है और कारण बताया जा रहा है दूषित पानी। हालांकि देखिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इन मामलों पर लगाम कब लगती है। मध्य प्रदेश में उड़ान सेवाओं के विस्तार के लिए एक और कड़ी जुड़ गई है। आज से मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू हो गई है। लोगों ने जबलपुर से नियमित उड़ान की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई सेवाओं का विस्तार करने के आदेश दिए थे, जो 1 जुलाई से शुरू हो गए हैं। तो आज से यानी कि 1 जुलाई से एक नई सौगात मिली है मध्य प्रदेश की जनता को, खासकर जबलपुर की जनता को। लगातार जबलपुर के लोगों की ये मांग थी और आखिरकार इस मांग को मान लिया गया। कई प्रयास किए गए, जिसके बाद आज से लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इंडिगो की फ्लाइट अब रोजाना उपलब्ध होगी। मुंबई के लिए नियमित उड़ान की जो मांग लगातार रखी जा रही थी, अब वो मांग मान ली गई है। उज्जैन के पवासा क्षेत्र में बीते 1.5 माह से एक बंदर का उत्पात मचा देखने को मिल रहा है। रविवार सुबह बंदर ने घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों को काट लिया। घायल दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इधर रहवासियों का कहना है कि 1.5 माह के दौरान 18 लोगों को बंदर काट चुका है, लेकिन वन विभाग बंदर को पकड़ने में नाकामयाब है। यहाँ तक कि बंदर नीमनवासा क्षेत्र में भी एक बच्चे पर हमला कर चुका है। तो वहीं वन विभाग की डीएफओ किरण बिसेन ने बताया है कि पवासा और नीमनवासा क्षेत्र में बंदर आतंक मचा रहे हैं। रेस्क्यू टीम को मौके पर भेज दिया गया है। जल्द ही बंदर को बेहोश कर उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। कल दोपहर के समय संडे का दिन था, तो मेरी छोटी बेटी जिसका नाम है हर्षिता सनोटिया, वो अपने छोटे भाई नैवेद्य के साथ में घर के बाहर बैठी हुई थी, जिसकी उम्र बच्चे की उम्र 1 साल है। तभी एक बंदर जो पिछले 2 महीनों से कई लोगों को काट चुका है, वो अचानक आया और उसने बेटी को आगे जांग की तरफ से पकड़ के और काट खाया। 2-3 जगह काटा, तो बच्ची की पूरी जांग और पीछे कमर पुट्ठे बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है और अभी भी वर्तमान में वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कल डॉक्टर साहब ने उसको टाँके लगाए थे, लेकिन कुछ घाव की गंभीरता देखते हुए घंटे बाद उन्होंने टाँके वापस काट दिए और अभी भी उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं बेटी को। यहाँ पर 2 रोज़ पहले से सूचना प्राप्त हुई थी, तो शाम को 6 बजे से हुई थी। तो हम लोग शाम को 6 बजे परसों आए थे, सर्चिंग किया, बंदर नहीं मिला। 2 बच्चों को काटा है, भर्ती हॉस्पिटल में। तो हम लोग उसी दिन से यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि बंदर दिखे और उसको पकड़ने को। यहाँ पर 2 रोज़ पहले से सूचना प्राप्त हुई थी, तो शाम को 6 बजे से हुई थी। तो हम लोग शाम को 6 बजे परसों आए थे, सर्चिंग किया, बंदर नहीं मिला। 2 बच्चों को काटा है, भर्ती हॉस्पिटल में। तो हम लोग उसी दिन से यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि बंदर दिखे और उसको पकड़ने को। और अब मध्य प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। स्कूल से लौट रहे सीएसपी सिद्धार्थ बघेल के बेटे पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसे मौके रहते ऑटो ड्राइवर ने बचा लिया। तो वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला सरकंडा के पास एन्क्लेव कॉलोनी का बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी देखिए आप और इन तस्वीरों से अंदाजा भी लगाइए, ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया हो। कई डॉग बाइट के मामले पहले भी सामने
आ चुके हैं। खासतौर पर देखा गया कि छोटे बच्चों को कुत्ते अपना निशाना बनाते हैं। आवारा कुत्तों का आतंक कितना फैलता जा रहा है और कई बच्चे घायल भी हो चुके हैं। अब घटना एक और सामने आई है। ये बिलासपुर से ऑटो ड्राइवर गनीमत रही कि मौके पर पहुंचा और बच्चे की जान बचा ली। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की, जहां 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसमें शामिल होने के लिए 500 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो सभी पहले से ही पोषण ऐप पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन पर संपर्क ऐप पर भी काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। दोनों ही ऐप पर एक जैसा ही काम करना है, फिर भी दोनों ऐप पर काम करने को मजबूर किया जा रहा है। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें सही से ऐप पर काम करना भी नहीं आता। अब ऐसे में दो ऐप पर काम करना उनके लिए संभव नहीं होगा। इनकी मांग है कि वो पोषण ऐप पर काम करती आई हैं और इस पर ही काम करना उन्हें आता है। इसके साथ ही इन कार्यकर्ताओं की मांग प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की भी है। गौ हत्या को लेकर मध्य प्रदेश के कटनी शहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता स्टेशन चौराहे से पैदल मार्च करते हुए सुभाष चौक पहुंचे। यहां पर इन कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन पर ब्रह्मानंद महाराज भी शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राहुल दुबे ने बताया कि शहर पर चल रहे बूचड़खाने और गौ हत्या के मामलों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। अगर प्रशासन एक्टिव नहीं होता तो सड़कों पर उतरकर विश्व हिंदू परिषद इस पर रोक लगाएगा। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून की ये संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम ने लिया है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हैं। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। इस बीच नए आपराधिक कानूनों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने अपने संविधान की भावना के अनुरूप धाराओं और अध्यायों की प्राथमिकता तय की है। पहली प्राथमिकता महिलाओं के खिलाफ अपराधों और बच्चों को दी गई है। हमारा मानना है कि इस तरह से बहुत सी महिलाओं को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में नए कानून को लेकर उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। इन कानूनों के माध्यम से, जैसे उदाहरण के लिए अब अपराध दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलना चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पे हावी थे तो वो दंड की बात करते थे, हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। वहीं नए कानून को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। नए आपराधिक कानूनों पर आपका शुरू से ही मानना है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे JPC को भेजना चाहिए, इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ PCC चीफ दीपक बैज और मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भी नए कानून का विरोध किया है और कहा कि भारत की दंड संहिता बदलने की जरूरत ही क्या थी? क्या दंड संहिता में न्याय नहीं मिलता था? मतलब प्रदेश में आपराधिक स्थिति पूरे चरम पर है, सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है और नए कानून व्यवस्था की बात करती है, तो निश्चित रूप से न्याय तब होगा जब अपराधी पकड़े जाए,
अपराधियों पे नियंत्रण हो। सरकार में अपराध रोकने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, चरम पर पूरे कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। तो नए कानून व्यवस्था लाने से कौन सा चमत्कार करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कि आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनंद फानंद में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कानून लागू होगा वो जनता से चुनी हुई सरकार नहीं है, वो वोट लूट करके आने वाली है। वो ऐसे कानून लागू करेगी जिससे करोड़ों लोगों का नुकसान होने वाला है। देश भर में 3 नए कानून तो लागू हो गए हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां इस कानून का विरोध कर रही हैं और बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस ने तो तीनों क्रिमिनल लॉ पर चर्चा तक की मांग कर दी है। अब देखना होगा कि ये नए कानून किस तरह से हमारे देश की कानून व्यवस्था में बदलाव लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देश भर में देखिए 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं और अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए 3 नए क्रिमिनल कानूनों के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए भारतीय न्याय संहिता क्या है। इसमें 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में कुल नए अपराध जुड़े हैं। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा को भी बढ़ा दिया गया है, तो वहीं 83 अपराधों में जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। ये नियम आज से लागू होगा। इसके साथ ही 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत आज से की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है और साथ ही 19 धाराओं को निरस्त किया गया है, साथ ही हटाया भी गया है। तो ये देखिए 3 नए कानून में से भारतीय न्याय संहिता क्या है, ये आपने ग्राफिक्स के जरिए समझा। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है और साथ ही भारतीय साक्षरता अधिनियम क्या है। तो देखिए भारतीय साक्षरता अधिनियम में 170 प्रावधान होंगे, पहले 167 थे। एक्ट के कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 2 नए प्रावधान और 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं। तो देखिए अब अधिनियम में 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया और हटाया गया। और इसके बाद अब आपको बताते हैं तीसरा यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो बदलाव हैं ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण इसमें जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ दी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आज से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं और ये 3 नए कानून लागू होने का उत्सव छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस थानों में मनाया भी जा रहा है। इन नए कानून को लेकर विस्तार न्यूज संवाददाता दिलीप शर्मा ने दुर्ग एसपी और आईपीएस जितेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की, जिसमें जितेंद्र शुक्ला ने बड़े आसान शब्दों में बताया कि 3 कानून किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद है और इससे आने वाले समय में किस तरह से लोगों को जल्द ही न्याय मिलेगा। देश में आज के दिन से 3 नए कानून की आगाज हो चुका है। आज से 3 नए कानून के तहत मामले दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला है जो यहाँ पे मौजूद है और आज 3 कानून का जो आए हैं नए उसका उत्सव मना रहे हैं। सर, सबसे पहले ये 3 कानून जो अभी नए आए हैं वह क्या है, थोड़ा डिफेंड कर। धन्यवाद। भारत सरकार ने करीब 5 साल लगकर जो पुराने 3 आपराधिक कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें जो आवश्यक संशोधन चाहिए थे, जो उनकी पुरातनशीलता के कारण उसमें जो ठहराव था, जो नवीन इन्वायरमेंट, नवीन सिचुएशन, नए तरीके के कारण जो आवश्यकता थी, उन सबको समझते हुए नए आपराधिक कानून बनाए जो लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आ गए थे। बट उनके वो लागू करने के लिए जो भारत सरकार ने डेट निर्धारित की थी वो 1 जुलाई 2024 बताया था कि तब से लागू होंगे। इस नए कानून के आने से क्या जल्दी न्याय मिलेगा, किस तरह से मिलेगा?
इन कानूनों का आधार ही जल्दी त्वरित न्याय दिलाना है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 60-70 सालों में वो मूवीज़ से लेके सभी जगह तारीख पे तारीख टाइप का मतलब डिस्क्रिप्शन चलता रहता है। ये पहली बार है कि जब इन कानूनों में सभी के लिए टाइम लिमिट निर्धारित की गई है। पुलिस के लिए तो पहले से ही दुनिया भर के कानून बीच बीच में आए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे नियम निर्देश आए, जिसके कारण पुलिस के लिए बाउंडेशंस हो गई थी कि 60 दिन में चालान लगाना है, 90 दिन में चालान लगाना है, इतने दिन में आपको प्रस्तुति करना है। जिम्मेदारियां हमारी तय की गई थी, लेकिन बाकी जगहों पे जिम्मेदारियां तय नहीं की थी। जैसे डॉक्टर के लिए जिम्मेदारी नहीं तय की थी कि वो एग्जामिनेशन करके कितने दिन में हमको रिपोर्ट देगा। निश्चित तौर पे जो 3 कानून अभी आज से जो लागू हुए हैं, इसका मूल उद्देश्य यही है कि जल्द ही जो पीड़ित है उसे न्याय मिल सके और जल्दी से जल्दी जो समय सीमा है उस समय सीमा पर सारी जाँच प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। गौरेला पेंड्रा मरवाही में नवीन कानून शुभारंभ उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानून के बारे में विस्तार से समझाया गया। जिले की एसपी भावना गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि अंग्रेजों के जमाने से लागू देश के पुराने कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। पुराने कानून में कुछ खामियां भी थीं, जिसे दूर कर अब नए कानून लाए गए हैं, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से संबोधित किया जाएगा। जुलाई से लेकर पूरे देश में 3 नए कानूनों का शुभारंभ किया गया। इसी का उत्सव हम लोग आज सब मना रहे हैं, जिसमें जिले भर के पूरे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, कानून से जुड़े हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने आम जनता को और यहाँ पर जो भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह भी थे उन लोगों को, सब लोगों को इस नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई है और इन सब लोगों को अच्छे से पालन करने के लिए और जो अच्छी बातें इसमें जोड़ी गई है, जिसमें न्याय को, समानता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसके बारे में सब लोगों को अवगत कराया गया है और उम्मीद है कि आप सब लोग इसका अच्छे से पालन करेंगे और जो न्याय अंतिम लक्ष्य है जो सरकार का, हम उसको प्राप्त करने में, प्रदान करने में सक्षम होंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की मौजूदगी में चली इस बैठक में कई नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। 4 दिन तक लोकसभा वार होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन है, लेकिन कल बैठक में नेताओं ने खूब भड़ास निकाली। ये रिपोर्ट भी देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मंथन के दौरान गुटबाजी और भितरघात की शिकायतें कई सीटों में उभरकर सामने आई हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाने जैसे कारण भी सामने आए हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन में तालमेल था, बावजूद इसके कहीं न कहीं कमियां रहीं। वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी के नेतृत्व में लोकसभा वार हार की समीक्षा की गई, जिसमें हार के कारणों का पता लगाया गया। जो दुर्ग और राजनांदगांव 2 लोकसभा शेष थे, उनका आज समीक्षा बैठक होना है। आज पूरे 11 लोकसभा का समीक्षा बैठक होगा, पूरा हो जाएगा। हमारे दोनों कमेटी के हमारे नेता आए हैं। वीरप्पा मोइली जी कुछ कारणों से, पारिवारिक कारणों से वापस बेंगलोर चले गए, लेकिन माननीय हरीश चौधरी जी हैं, तो निश्चित रूप से आज हम लोग का समीक्षा बैठक समाप्त हो जाएगा। कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी रही होगी, वो खुल के आना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि इससे पार्टी को फायदा होगा, ताकि आगे आने वाला समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, ताकि सभी कार्यकर्ता दिल जान से काम करें और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने। कांग्रेस खेमे में हार की समीक्षा पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, अब तो बस हार का ठीकरा फोड़ने सिर किसका हो इसकी तलाश है। साफ है कि कांग्रेस पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में हार की वजह ढूंढ रही है। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस खेमे में नेताओं की आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप पार्टी के भीतर हालात का इशारा दे रहे हैं। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये उनका मामला है, वो लोग अपनी चिंता करें, हमें जनता ने चुना है, हमको उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। उनका मामला है, अब उस पर वो लोग चिंता करें, हम लोग को तो अपना देखना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोग को सरकार में बैठाया है, तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएं, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएं, इस पर हम लोग की चिंता है। अब कांग्रेस तो ऐसा है कि वो डूबती हुई नैया है और वो बिखर गई है। जितनी समीक्षा वो करेंगे उतनी सिर फुटअव्वल होगी
पर फिर कहूँगा कि देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा, लोकसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की समीक्षा करने के लिए आई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चौथा दिन और अंतिम दिन रहा, जिसमें लोकसभावार हार की समीक्षा हुई। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस की कवायद पर फिर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को अपने हिसाब से आईना दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी कवायद का असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराब पर सियासत तेज हो गई है। ये वही शराब है जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान उस समय विपक्ष में बैठी बीजेपी ने शराब को खूब मुद्दा बनाया, लेकिन अब एक बार फिर शराब की सियासत ने एंट्री ले ली है। देखिए रिपोर्ट। शराब पर शुरू हुई सियासत, पहले बीजेपी तो अब कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की सियासत शराब पर झूम रही है। जी हां, पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी शराबबंदी का मुद्दा उठाती थी और सत्ता में काबिज होने के लिए शराबबंदी ने अहम रोल निभाया। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो इस बार कांग्रेस शराबबंदी को मुद्दा बना रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की नई नीति के बाद कांग्रेस हमलावर है, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि शराब पर क्या सियासत हो रही है। 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। एक भी नई शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव इस शराब नीति में नहीं है। शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। एक व्यक्ति एक बार में 4 बोतलें ही खरीद सकता है। होली के दौरान 43 करोड़ की शराब बिकी, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है और सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता में वनवास काट रही कांग्रेस 2018 के विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं कर सत्ता में आई थी, जिसमें शराबबंदी अहम मुद्दा था। 5 साल तक बीजेपी ने इसे अच्छे से बनाया और खोई हुई सत्ता भी वापस पा ली, लेकिन अब स्थिति उलट नजर आ रही है। शराब को लेकर बीजेपी सरकार को कांग्रेस घेरती नजर आ रही है। पहले तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सरकार को घेरा, फिर मीडिया में बयान जारी कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक संतरी से लेके प्रधानमंत्री तक शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहे। आज उनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी हम तो लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मनपसंद का शराब मिलेगा। मतलब इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ शराब में डुबोकर उनको गरीब बनाना चाह रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के शराबबंदी के बयान के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे पूरा कर दिखाएंगे। कांग्रेस का चेहरा तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है और दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे जब उनकी सरकार ने वादा करके शराबबंदी का वादा करके इतनी भारी बहुमत से सरकार में आई थी, तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। शराब के मुद्दे को लेकर एक बार फिर दोनों ही दल आमने सामने हैं। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यही तो सियासत है साहब। जिस मुद्दे पर पहले बीजेपी हावी थी, अब उसी मुद्दे को कांग्रेस बना रही है। तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत छत्तीसगढ़ की सियासत में बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करती है या सिर्फ शराब फिर से एक मुद्दा बनकर रह जाता है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। कबीरधाम में ध्वनि विस्तार यंत्रों को लेकर जारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के कई जगहों पर रात के समय लाउड स्पीकर्स के उपयोग से आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कवर्धा जिले में सुप्रीम कोर्ट के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
रात में तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध है। उसके बावजूद क्षेत्र में लाउडस्पीकर का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत दिन और रात के लिए अलग अलग क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर निर्धारित किया गया है। जहां औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के दौरान 75 डीबी और रात में 70 डीबी लिमिट है, तो वहीं दिन और रात के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्रों में ये 65 डीबी और 55 डीबी है और आवासीय क्षेत्रों में 55 डीबी और 45 डीबी है। इधर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले में सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है ध्वनि निस्तारण के ऊपर, ध्वनि प्रदूषण कानून जो है उसका यथासंभव जो है पालन करवाना है। जो भी लोग, मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह में तेज वॉल्यूम में ना बजाएं, जिससे लोगों को तकलीफें हो। स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, बुजुर्ग लोग भी होते हैं, काफ़ी बीमार लोग भी रहते हैं। इसका अब जो है पूरे सख्ती के साथ जो है इसको लागू कराया जाएगा। और मैं जो यंत्र जिनके हैं जो भाड़े पे देते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने यंत्र यदि आप देते हैं तो लिखित में लें और समय का ध्यान दें। उसके बाद यदि आप इसको बजाएंगे तो आपके यंत्र भी जब्त किए जा सकते हैं, राजसात किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 26 जून से स्कूल खुल चुके हैं और ऐसे में लाउडस्पीकर आम जनता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।